नारा संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 15 जुलाई 2024 है। मोदी सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट की तैयारियां पूरे जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए जो आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। इस तिथि के बाद अगर आप रिटर्न भरेंगे तो आपको जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते आप 31 जुलाई से पहले अपनी रिटर्न दाखिल कर लीजिए। रिटर्न भरने के कई फ़ायदे होते हैं, आप जानते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बजट की बात करते हैं। पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ ये बजट को लेकर बैठक की। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अर्थशास्त्रियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, श्रमिक संगठनों के साथ, कृषि संगठनों के साथ, अर्थशास्त्रियों के साथ और तमाम प्रतिनिधि मंडलों के साथ जो है बैठक कर चुकी है। तो प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई तो उसमें क्या क्या बातें हुई, उसकी जो रिपोर्टें आई हैं उसमें इन अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष ये कहा कि जो इंटरमीडिएट सामान जो इंपोर्ट होता है, आप जानते हैं कि जो तमाम उत्पाद देश में बनते हैं, गाड़ियां बनते हैं और दूसरे उत्पाद बनते हैं, मेडिकल उपकरण बनते हैं, तमाम चीज़ें जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें कई चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ती हैं, मोबाइल वगैरह जो भी चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे जो इंटरमीडिएट सामान बाहर से इंपोर्ट होते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, आयात शुल्क कम होना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो ब्याज दर जो इस समय ऊंची चल रही है उसमें भी कमी आनी चाहिए। आपको बता दें कि ब्याज दर तो ऊंची है क्योंकि रिजर्व बैंक महंगाई को कंट्रोल करना चाहता है, तो इसलिए वो ब्याज दरों में उसने वृद्धि की है। और जो रेपो दर, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि रेपो दर मूल दर होती है ब्याज दरों की, जो रिजर्व बैंक और बैंकों के बीच की जो ब्याज दर होती है उसके आगे फिर हम जनता से डील करते हैं तो उसके ऊपर वो ऊपर होती है। तो ये 6.5% है रेपो दर। ये पिछले 1.5 साल से 6.5% पर ही टिकी हुई है, न इसको कम किया है न और ऊपर बढ़ाया है। तो रेपो दर कम होगी तो ब्याज दरों में कहीं ना कहीं कुछ कमी आएगी। तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ब्याज दर कम होगी तो जो देश में स्थानीय स्तर पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको बढ़ावा मिलेगा, उनकी लागत कम होगी, डिमांड बढ़ेगी। अर्थशास्त्रियों ने ये भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता हमको करना चाहिए। ये मुक्त व्यापार समझौता होता है यानी आपका एक्सपोर्ट होगा तो आपका माल वहाँ कोई टैक्स नहीं लगेगा और उनका माल आपके देश में आएगा तो यहाँ कोई आप इम्पोर्ट ड्यूटी उनसे नहीं लेंगे, तो मतलब व्यापार जो है बढ़ेगा। तो इस मामले में दोनों को एक दूसरे देश के अपने हित भी देखने पड़ते हैं। मान लो कोई ऐसी चीज़ देश में आ रही है जो यहाँ भी उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो अगर वो विदेश से सस्ती आने लगेगी तो यहाँ के उद्योगों को नुकसान हो जाएगा। तो ये मुक्त व्यापार समझौते में कई चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ज़्यादा देशों के साथ हमको मुक्त व्यापार समझौते करने चाहिए। लॉजिस्टिक सुविधा यानी माल को लाना ले जाना, बंदरगाह पे रखना, उतारना चढ़ाना, कहाँ से माल कैसे जाएगा, ये तो तमाम जो लॉजिस्टिक सुविधाएं होती हैं इनकी लागत जो है वो भी कम करनी चाहिए। महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, महंगाई कंट्रोल रहनी चाहिए। अगर महंगाई बढ़ेगी तो हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड कम हो जाए, शहरी क्षेत्रों पर भी असर पड़ सकता है। और महंगाई की बात आई है तो जून के माह जो खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं वो बढ़ गए हैं। पहले मई के जो आंकड़े थे 4.8% के आसपास थे, लेकिन जून में ये 5.08% हो गई है, यानी महंगाई बढ़ने की रफ्तार थोड़ी सी तेज़ हो गई है। आपको पता होगा कि बरसात का मौसम आ गया है, आलू प्याज सब्जियां महंगी हो गई है, कहीं ना कहीं जो है आवागमन पे असर पड़ता है और दालों के दाम भी बढ़े हैं। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई भी जो पहले नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होकर अब लगातार बढ़ रही है। जून में 3.36%, खुदरा महंगाई है 5.08 और थोक महंगाई 3.36। तो ये महंगाई बढ़ रही है। आलू प्याज फल के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप आज देखिए कि कोई भी फल आपको जो है सस्ता नहीं मिलेगा। आप केले देख लीजिए 70-80 रुपये,
आम देख लीजिए 100 रुपये किलो, लीची देख लीजिए 150-200 रुपये किलो। तमाम फलों के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सब्जियां तो बाद में सस्ती भी हो जाती है, लेकिन फल के दाम एक बार बढ़ने के बाद नीचे नहीं आते हैं। तो पूंजीगत व्यय की हम बात कर रहे हैं। सरकार ने पिछले बजटों में पूंजी व्यय पर काफ़ी ध्यान दिया, क्योंकि जो आर्थिक वृद्धि है, ग्रोथ है, रोजगार है, डिमांड है, उन सब चीज़ों को बढ़ाने में पूंजी व्यय का उसकी बड़ी भूमिका होती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी 2014-15 में, तो जुलाई 2014 में जो पहला पूर्ण बजट आया था, उस समय भी मई में सरकार बनी और जुलाई में पूर्ण बजट आया। तो जो पूंजी व्यय था उस बजट में 2014-15 के बजट में 2,26,781 करोड़ रुपए पूंजी व्यय था, और पूरे बजट का आकार कितना था? 17,94,892, यानी 18 लाख करोड़ रुपए का पूरा बजट था, पूरा खर्च, और करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए उसमें जो पूंजी व्यय था। और अभी जो फरवरी में जो अंतरिम बजट पेश हुआ है, उसका आकार कितना है? 47.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा, 47.66 लाख करोड़ रुपए। पहले था ये 18 लाख 10 साल पहले, और आज हो गया है 47.5 लाख, तो यानी दोगुने से ज़्यादा हो गया है। और पूंजी व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपए, यानी 11 लाख करोड़ रुपए, पहले 2.25 लाख और अब 11 लाख करोड़ रुपए। तो ये पूंजी व्यय बढ़ने से आपकी आर्थिक वृद्धि बढ़ती है। कोई भी पूंजी खड़ी होती है, मेट्रो रेल बनती है, एक बार खर्चा होता है, उसके बाद उसमें लोगों को नौकरी मिलती है, मेट्रो रेल चलती है, तमाम चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, सीमेंट, लोहा, रोजगार मिलता है। तो इस तरह का जो पूंजी व्यय होता है, हवाई अड्डे खुलते हैं, नए हवाई अड्डे बनेंगे, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, आवासीय कॉलोनी बनती है, तमाम चीज़ें। तो इसमें पूंजी जब बनती है, पूंजी खर्च होता है, तो पूंजी खड़ी होती है और उसमें लोगों को रोजगार मिलता है, डिमांड बढ़ती है। तो ये आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा पूंजीगत खर्च होगा उतना वृद्धि तेज होगी है। तो तीसरे कार्यकाल का बजट जो है 23 जुलाई 2024 को पेश होगा, 22 तारीख को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा, और ये वित्त वर्ष 2024-25 का बजट होगा। तो 24-25 की एक तिमाही तो बीत चुकी है, अप्रैल मई जून एक तिमाही बीत चुकी है, अब 3 तिमाहियाँ बाकी रह गई है। तो उसी को देखते हुए ये बजट जो है पेश किया जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि इसके आकार में या कुल मिलाकर उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फेरबदल होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये सरकार गठबंधन की सरकार है। तेलुगु देशम, जनता दल यूनाइटेड बड़े जो इसके जो सरकार के भागीदार हैं। तो कहीं ना कहीं इस बजट में सरकार को अपनी इन सहयोगी पार्टियों को ये संदेश तो देना ही पड़ेगा कि उनकी मांगों पर उनकी मांगों को लेकर वो गंभीर है। और ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि आंध्र प्रदेश में जो चंद्रबाबू नायडू जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ सरकार भी एक बड़ी रिफाइनरी और पेट्रो रसायन कम्प्लेक्स के लिए घोषणा कर सकती है, जिसमें जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और दूसरी बड़ी सहयोगी है जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी की, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार की एक लंबे समय से मांग आई है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, या इसमें अगर कोई समस्या है तो कुछ विशेष पैकेज बिहार को दिया जाए, क्योंकि बिहार की वित्तीय स्थिति जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो इस दिशा में भी सरकार कोई ना कोई कदम इस बजट में उठा सकती है। बाकी कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, खासकर जो फल सब्जियां, उनके जो उत्पाद बनते हैं, मसाले हैं, उनके जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो उनके लिए जो कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है, तो कोल्ड स्टोरेज देश में ज़्यादा से ज़्यादा खड़े हों, ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है वो मजबूती से आगे बढ़े, क्योंकि काफ़ी फल और सब्जियां इस समय कहते हैं कि ख़राब हो जाती हैं। तो इस बारे में भी बजट में जो है ध्यान दिया जा सकता है। ये तमाम अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। चलते चलते एक नज़र मानसून पर डालते हैं। मानसून हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि जुलाई महीने में जो मानसून है वो सामान्य से ठीक रहेगा। अभी जुलाई के अंत से शुरू हुआ मानसून, अब तक जो वर्षा हुई है, तो देश में जो 36 सब डिवीज़न है उनमें करीब 70% में वर्षा सामान्य या सामान्य से अधिक रही है। 70 में, 30 में कम रही है। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, केरल, पंजाब, हरियाणा में ये वर्षा कम रही है। तो ये राज्य जो है धान के लिए, छत्तीसगढ़ में धान पैदावार होती है, पंजाब हरियाणा आपको पता है गेहूँ चावल, उड़ीसा में भी धान पैदा होती है, केरल मसाले के लिए बड़ा राज्य है। तो इन राज्यों में अभी वर्षा कम हुई है, तो ये
थोड़ा देखने की बात है। तो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री लगातार अपने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार ये कहते रहे। तो इन सब के बीच सरकार को मध्यम वर्ग का, इसलिए वीडियो में भी हमने कहा था कि जो मध्यम वर्ग है, जो बहुत धनी भी नहीं है और गरीब भी नहीं है, जो मतलब इस देश में एक बड़ा वर्ग है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। वो टैक्स देता है, सरकार को जो इनकम टैक्स काफ़ी इस वर्ग से मिलता है। तो इस वर्ग को कहीं ना कहीं एक राहत की उम्मीद बनी हुई है कि उसके इस बजट में उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो उसे कैसे प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये सरकार को देखना है और आने वाले बजट में हम इसके बारे में देखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को एक बार अपनी बात को विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सुझाव है, टिप्पणी है तो उसका स्वागत है। नमस्कार।